Hello students, today we'll do some numericals on electrostatic potential. जैसे कि तुम्हें पता है कि पिछले वीडियो में ही मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में कुछ एक न्यूमेरिकल किया था, तो ये उसी का कंटिन्यूशन होगा। मैं बेसिकली ये वीडियो भी JEE और NEET के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए, अगर तुम्हारे पास एक कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास सोर्स चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज में बता रहा हूँ कि एक पॉइंट है एट डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो ये वाला देखो, मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से एक प्रॉब्लम पिछले वीडियो में करवाया था, जिसकी मैं बता रहा हूँ बार बार। और अगर तुम्हारे पास कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है और उसको तुम इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आते हो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हम वर्क डन कहते हैं बेसिकली। तो उसको यू से अगर मैं लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू नॉट इंटू ये वाला वी, जो इसका पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम पुट कर दो इसका वैल्यू ये वाला, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू बाई आर, ये तो तुमने वी का वैल्यू लिखा और ये साथ में क्यू नॉट, तो क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल मान लो क्वेश्चन नंबर 1। एक सिचुएशन ऐसा है, मान लो कि तुम्हारे पास ये एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तुम्हारे पास ओरिजिन है और यहाँ पे तुमने ना कुछ चार्जेस पुट किए हो ऐसे। मान लो डिस्टेंस में पहले दे देता हूँ ओरिजिन से, ये ओ ओरिजिन है, यहाँ पे मान लो एक्स नॉट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ट्वाइस एक्स नॉट है, ये डिस्टेंस 3x नॉट, ये 4x नॉट, ये 5x नॉट, ऐसे डॉट 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 टू इनफाइनाइट तुमने कुछ डिस्टेंसेस दिया, जहां पे तुमने प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे करके तुमने चार्ज अरेंज करके रखे हो, ठीक है। देखो ऐसे जो इनफाइनाइट वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस के ऊपर, ऐसे प्रॉब्लम मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स में भी करवाया था। मेरे प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा वहां पे, जहाँ पे मैं शुरुआत से करवा रहा हूँ क्लास 12 बोर्ड के लिए बेसिकली, वहां पे भी ऐसे एंट्रेंस लेवल का प्रॉब्लम मैंने करवाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तुमने यहाँ पे एक्सिस में रखा हुआ है, तो इन चार्जेस के लिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वो कितना होगा। तो ऐसे वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखो जब तुम्हारे पास बहुत सारे चार्जेस के लिए इकट्ठा पोटेंशियल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करते हैं ना, मतलब सारे का एडिशन हो जाएगा। इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, डिस्टेंस कितना है x नॉट, है ना। फिर इसके लिए कितना हो गया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस क्यू बाई 4 पाई एफ, चार्ज तो सेम ही है बस ऑपोजिट इन साइन है ना। तो ये डिस्टेंस 2x नॉट है ना। फिर तुम समझ गए हो कैसे लिखना है, ये 3x नॉट होगा, ये 4x नॉट, ये 5x नॉट, बस प्लस माइनस में ध्यान रखना है। तो फिर प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 3x नॉट, फिर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा 4x नॉट, ठीक है, प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिचुएशन है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्जेस, जो अरेंजमेंट तुमने यहाँ पे बैठा के रखे हो, है ना। तो यहाँ पे देखो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो तुम इसको ले लो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट भी कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लो, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में एक्स नॉट वो भी कॉमन है, तो इसको तुमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा ही कुछ नहीं, 1 है, ठीक है। माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट, तो 1/2 कॉमन, सॉरी बच गया, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट भी कॉमन है, तो 1/3। तुम समझ चुके हो यहाँ पे 1/4, ऐसे और भी टर्म मैं लिख सकता हूँ, 1/5 होगा ये, फिर माइनस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, ठीक है। आई होप कि तुमने ये वाला फिगर जो है ड्रॉ कर दिया, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट, अब पहचानो इसको, ये कौन है,
पिछले वाले जो प्रॉब्लम करवाया था वहां पे एक जीपी सीरीज आया था, ये जीपी सीरीज तो है नहीं वैसे। अगर तुम्हारे कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स है तो तुम e टू दी पावर x का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, फिर log ऑफ 1 प्लस x, log ऑफ 1 माइनस x, ये कौन सा होगा, ये log ऑफ 1 प्लस x है ना। तो 1 प्लस x कितना है यहाँ पे 1 ही है, तो 1 है, तो आंसर कितना होगा, तो सिंपल log का एक्सप्रेशन है ना। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट, ये हो जाए हमारे पास ln2, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो पोटेंशियल जो तुम्हें पूछा था क्वेश्चन क्या था कि ऐसे तुम्हारे पास एक सिस्टम है y एक्सिस, ये x एक्सिस है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे x नॉट डिस्टेंस है, ट्वाइस x नॉट, वो तुम ड्रॉ कर चुके हो शायद, 5x नॉट प्लस q माइनस q प्लस q माइनस q है ना, प्लस q, ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये अरेंजमेंट था, इसके लिए पोटेंशियल। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट ln2, ठीक है। तो चलो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, ऐसा प्रॉब्लम आता भी है बहुत ज्यादा, सारा क्वेश्चन तो टफ नहीं होते, बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि Q एक तुम्हारे पास सोर्स चार्ज है और किसी भी एक पॉइंट पे P पॉइंट पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है। तो पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U जो कि तुमने इंफिनिटी से एक चार्ज को लेके आए, देखो इंफिनिटी से अगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इंफिनिटी से जो तुम चार्ज इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो ये मतलब तुम किसी भी पाथ से ले आओ, इसको ऐसे करके ले आओ, स्ट्रेट ले आओ, या इसको ऐसे करके कहीं से भी ले आओ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, है ना। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा ही कुछ करने वाला हूं। तो देख लो एक सिचुएशन ऐसा है कि एक चार्ज यहां पे है, मान लो प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, और दूसरा चार्ज है यहां पे Q2, और यहां से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज Q3 है, क्लियर। इसको ना तुमने 1/4 ऑफ द मतलब सर्कुलर पाथ में ही तुम मूव करवा रहे हो, यहां पे यहां तक ले आए हो। इन दो चार्जेस तुम्हारे पास सोर्स चार्जेस थे, और इन दो सोर्स चार्जेस के प्रेजेंस में इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तुमने इसको ऐसे पाथ में लेके आए हो इस पॉइंट पे, अब Q3 पहले यहां पे था, मान लो A पॉइंट पे, अब B पॉइंट पे Q3 आ गया, ठीक है। तो इसको इस पाथ से लेके आते समय जो तुम्हारा मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो है AQ3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि तुम्हारे पास एक चार्ज है, इस सिस्टम को समझ रहे हो ना, ये मान लो ऐसा है, एक मैं सर्कल बता देता हूं, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे था तुम्हारे पास Q1, ठीक है, यहाँ पे था तुम्हारे पास Q3 जो कि 40 सेंटीमीटर है ना। अब इसको धीरे से मिटा देता हूं, तब तुम्हें समझने में आसानी होगी, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये वाला फिगर ड्रॉ किया सर्कुलर पाथ में ले रहे हो, ये Q1 है, Q2 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, इतना तुम्हें पता चल गया। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन Q2 और Q3 10 सेंटीमीटर है ना। तो ये पहले यहाँ पे था, तो जब यहाँ पे था तब इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा जब इस पॉइंट पे था, जब यहाँ पे था। अब तुमने इसको ऐसे पाथ जैसा भी हो, इस चार्ज को तुम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे B तक, इतना क्या, ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है ना, इसीलिए मैंने ये फिगर ड्रॉ किया था। ये 40 है तो ये 30, ये 10 होगा, वो तुम समझ चुके हो। तो जब इस पॉइंट में था ये, तब इसका एक पोटेंशियल एनर्जी था, तो वो वाला इनिशियल इसका वैल्यू हमें लिखना है, ठीक है। और जब तुम इस पॉइंट पे लेके आए तो वो फाइनल था, है ना, तो इसका भी एक्सप्रेशन हमें लिखना है। और हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया वो कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतना है, अगर इतना है तो A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन।
तो तुम्हारे पास 2 चार्जेस थे, इस 2 चार्ज Q1 Q2 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और इन दोनों के प्रेजेंस में तुमने Q3 को मूव करवाया A पॉइंट से B पॉइंट तक, और जब मूव करवा दिया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम्हें दे दिया। कह रहा है कि इसका एक्सप्रेशन A Q3/4πε0 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A देन, मतलब वो गिवन क्वांटिटीज में आएगा, जो गिवन क्वांटिटीज है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, ये वाला फिगर यहां से हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि फाइनल माइनस इनिशियल, इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। कह रहे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतना है, तब ए का वैल्यू कितना होगा। तो मतलब हम पहले यूआई लिखेंगे। तो जब इस पॉइंट पे था, जब ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे था, तो इसके लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q3 बाई 40, ये सेंटीमीटर है तो 0.4 मीटर हो जाएगा, है ना, 0.4, ठीक है। अब देखो ये वाला चार्ज भी तो है, तो इस चार्ज के लिए इस चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो डिस्टेंस तो तब ये होगा, ये तुम समझ चुके हो, ये 4 है, 40 है, ये 30 है, ये 50 होगा, है ना, 40 30 ये 50 होगा, क्लियर। तो इसके लिए कितना होगा, प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है, क्लियर। अब तुम एक बात समझो, इसको मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। Q1 चार्ज था, फिर Q2 चार्ज था, और यहाँ पे कहीं पे मान लो Q3 चार्ज था। पोटेंशियल एनर्जी किस किस की वजह से होगा, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, इन दोनों की वजह से भी हुआ, मैंने लिखा इन दोनों की वजह से भी तो होगा, है ना। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, मतलब 0.3, समझ गए हो। मतलब अगर तुम देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर तुम्हें यू इनिशियल और यू फाइनल लिखने आता है तो, क्योंकि इससे जो सब्ट्रैक्ट करोगे इसका आंसर तुम्हें बता दिया कि ये होना चाहिए, तब ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो फाइनल क्या होगा बता दो, यू फाइनल, मतलब अब चार्ज यहाँ पे है नहीं, अब है ये यहाँ पे, अब Q3 यहाँ पे है, क्लियर है। अगर Q3 यहाँ पे है फिर भी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो पहले भी 40 था, यहाँ पे भी 40 है, फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा वेरिएशन मतलब हो ही नहीं रहा। तो देखो इसके लिए लिखूं मैं, तो 1/4πε0, इसको मैं Q1 लिख देता हूं, इसको मैं Q3 लिख देता हूं, और इंटू यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 0.4, है ना, प्लस इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 1/4πε0 Q2 Q3, और ये हो गया 0.1, मीटर में कर रहा हूं, ठीक है। सेंटीमीटर में नहीं कर रहा, मीटर में क्यों करना है, मीटर में क्यों करना है कैसे पता चला, मतलब मैं सेंटीमीटर में करूं तो क्या आंसर नहीं मिलेगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे 1/4πε0 टर्म में दिया हुआ है, ये ऐसा यूनिट का टर्म है, ठीक है। के का वैल्यू जो होता है ऐसा यूनिट में 1/4πε0 होता है, तो इसे देख के पता चल गया, मतलब ठीक है। इसको देख के मुझे पता चला कि ऐसा यूनिट पे करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। चलो अब देखो Q2 Q3 तुमने कंसीडर कर लिया, अब Q1 Q3 है ना, तो प्लस Q1 Q3 Q1 Q3 तुमने लिख लिया ना, Q1 Q3 लिख लिया, Q2 Q3 लिख लिया, Q1 Q3 Q2 Q3, और इन दोनों का लिखना है मुझे, तो 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू ये डिस्टेंस है 0.3, ठीक है। तो अब ये दोनों टर्म लिख लिया मैंने, तुम्हें क्या चाहिए, यू फाइनल से यू इनिशियल माइनस करना है। देखो इतना तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो तुम कर नहीं पाओगे, मतलब शॉर्टकट इसका होगा नहीं। अब यहाँ से कुछ शॉर्टकट तुम करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिखूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यूएफ माइनस यूआई मुझे दिया हुआ है AQ3/4πε0, है ना, 4πε0, तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो यहां से तुम एक चीज समझ सकते हो कि Q1 Q3/4πε0 0.4, Q1 Q3 4π, ये वाला तो कट जाएगा जब तुम माइनस करोगे, ठीक है। और कौन सा टर्म कटेगा, ये
Q1 Q2 0.3, Q1 Q2 0.3, तो ये वाला 1/4 तो है ही है, मतलब इस टर्म से ये वाला टर्म माइनस होगा, है ना, इस टर्म से ये वाला टर्म माइनस होगा। तो चलो इस टर्म से, तो Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught, Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught, ये इसको 0.1 है ना, तो मैं ऐसे लिख दूं 10 लिख दूं by 1 माइनस, तो Q2 Q3 Q2 यहाँ पे कॉमन ही है, मैंने कॉमन ले ही लिया पहले से, तो ये 10 बाई यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 5, है ना, समझ रहे हो क्या क्या सिंपल, इसको मतलब ये दोनों जब तुम माइनस करोगे तो ये टर्म कट जाएंगे, ये कॉमन सा टर्म है, और इससे तुम्हें इसको माइनस करना है, तो Q2 Q3 4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 Q3 ये कॉमन है तो मैंने कॉमन पहले से ले ही लिया। अब ये 0.1 है तो इसको मतलब 10 डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया, ये समझ चुके हो तुम शायद। तो देखो Q2 इस साइड में तुम्हारे पास है A Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक है, तो Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना होगा, ये तो 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 से 2 तो 8 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो, सिंपल कैलकुलेशन है वो तुम समझ ही जाओगे। और ये A Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q3 कैंसिल, तो A कितना हो जाए, तो A हो गया तुम्हारे पास, ये नीचे दिखाई नहीं देगा शायद, तो मैं रब कर दूं, तो A आंसर मिल गया मेरा 8Q2 हो गया, है ना, तो A इक्वल टू दैट इम्प्लाइज A इक्वल टू 8Q2, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, मतलब यहाँ पे तुम्हें ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म थे, ये तुम्हें ये दोनों लिखना आता है कि नहीं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब Q1 Q2 और Q3 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, इन दोनों के लिए होगा, क्योंकि इस चार्ज को तुम इन दोनों के प्रेजेंस में लेके मूव करवा रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर ये भी तो प्रेजेंट था तो इसके लिए भी होगा, और इन दोनों का भी तो इंटरेक्शन है, तो इन ऐसे होगा, 3 टर्म होंगे, ठीक है, तो वही मैंने लिखा इनिशियली जिस जिस पोजीशन पे था, मतलब जिस जिस r डिस्टेंस पे था वो वाला r डिस्टेंस लेके लिखा, फिर जहां पे तुमने फाइनली पहुंचा दिया वहां पे कितना r डिस्टेंस में चेंज हुआ वो लिखा फाइनल एनर्जी, फिर उन्होंने कहा कि ये जो चेंज इन एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन है AQ3 by 4 pi epsilon naught, तो बाद में पुट करने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स था, तो आंसर मेरा आ गया A इक्वल टू 8Q2, ठीक है, चलो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर स्फीयर है, तो स्फीयर है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, स्फीयर के ऊपर मैंने आगे भी वीडियो मतलब पहले भी वीडियो बनाया था, है ना, तो मैं पिछले मिल जाएगा पिछले वीडियोस में, तो देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर कंडक्टर है कंडक्टिंग स्फीयर, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 0 होगा, अंदर में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होता, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है, इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया। अगर मेरे पास शेल भी होगा, शेल, अगर मेरे पास स्फेरिकल शेल, तब भी सर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ठीक है, तो पहले तो शेल सिंपल शेल ही होता ना, तब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, शेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है dV by dr, ठीक है, मतलब इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, तो तुम समझ चुके हो मैं क्या कहने वाला हूँ कि dV by dr इक्वल टू 0 अगर होता है तो V मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है, तो अगर तुम्हारे पास मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो एक शेल है, अगर तुम्हारे पास शेल है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर भी है, तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास चार्ज Q होता, अगर मेरे पास यहाँ पे चार्ज Q होता,
इसमें टोटल चार्ज क्यू होता तो इसका पोटेंशियल सरफेस में कितना होता, 1/4πε0 क्यू। अगर रेडियस इसका आर है तो Q/R होता है ना। अब तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से कंडक्टर जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से यहाँ पे कहीं पे भी पोटेंशियल सेम हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो ही वैल्यू होगा। तो पॉइंट अगर मेरे पास यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, कहीं पे भी हो पोटेंशियल का वैल्यू इतना ही होगा, 1/4πε0 Q/R। इसका भी सेम होगा है ना। इसका रेडियस अगर R होता है, इसका सरफेस में जितना इसका चार्ज, अगर इसमें टोटल चार्ज अगर Q होता है तो इसका पॉइंट कहीं पे भी हो, अंदर कोई सा भी तुम पॉइंट लो, अंदर कोई सा भी पॉइंट लो, सरफेस में जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल होगा इसका। समझ चुके हो? तो चलो आगे बात करते हैं। इस जो मैंने बताया इस सिचुएशन को समझने के लिए मान लो मैं एक सिचुएशन ऐसा लेता हूं कि तुम्हारे पास ना एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और इसका रेडियस है आर, ठीक है, और इसमें चार्ज है क्यू। क्लियर? तो ये तुम्हारे पास एक स्फेरिकल शेल है और ये कंडक्टिंग शेल है। मान लो ये कंडक्टिंग शेल है जिसमें टोटल चार्ज है क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, मैं चार्ज डेंसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो टोटल चार्ज मान लो क्यू है। अब तुमसे पूछा गया, पहले तो ये सिचुएशन तुम क्लियर कर लो। अगर तुम्हारे पास, तुम ये समझ लो कि अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? V = 1/4πε0 Q/R होगा, है ना। ये यही बताने चाह रहा था मैं, पिछले जो मैं बता रहा था टॉपिक यहाँ पे। तो अगर ये तुम समझ चुके हो ना कि पॉइंट कहीं पे भी हो, इस चार्ज की वजह से ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया ना, तो कोई सा भी पॉइंट हो अंदर, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अंदर शेल के अंदर जीरो होता है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सेंटर में तुमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, अगर सेंटर में तुमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो एक पॉइंट तुम ले रहे हो P, एक पॉइंट ले रहे हो जो कि सेंटर से R/2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब सिचुएशन फिर से बोलता हूं मैं कि तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसका टोटल चार्ज Q है, और इस शेल के सेंटर में तुमने कैपिटल Q एक चार्ज दे दिया, इसका रेडियस तो R है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो एक पॉइंट तुमने कंसीडर किया P पॉइंट जो कि R/2 डिस्टेंस पे है, वहां पे पोटेंशियल कितना है। मतलब सिंपल सी बात है, Vp, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp। तो कैसे करोगे? पहले तो तुम ये मतलब जान लो कि ये जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके वजह से होगा। एक तो इसके वजह से होगा, है ना, और एक इसके वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा। एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा और एक स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये V प्लस क्यू की वजह से होगा जो, और ये जो होगा इन दोनों के एडिशन होगा इस पॉइंट पे, है ना। तो प्लस क्यू के वजह से कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है R/2, ये पॉइंट चार्ज है R/2। तो प्लस क्यू की वजह से तुम क्या लिखोगे, 1/4πε0 Q, मतलब ये वाला Q बाई R डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया R/2, ये हो गया। प्लस अब इसकी वजह से कितना होगा, अभी अभी तो हमने सीखा कि हमारे पास अगर शेल है तो इसके सरफेस में जितना भी पोटेंशियल होता है वो इसका अंदर में कोई सा भी पॉइंट ले लो, व्हाटएवर मे बी द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो ये यहाँ पे है, सो व्हाट, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल तो सरफेस में जितना है वही होगा अंदर में। समझ रहे हो ना? इतना देर तक मतलब मैं इसी बारे में डिस्कस कर रहा था, अब मत कहना कि नहीं समझे। तो कितना होगा, फिर से आप ठीक से लिखते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, Vp क्या हो जाएगा, Vp हो जाएगा तुम्हारे पास इस चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 Q/R, इसके लिए इतना है। क्लियर?
और प्लस इसके लिए कितना होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। क्यों? क्योंकि अंदर कोई सा भी पॉइंट हो पोटेंशियल तो वही होगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास 1/4πε0 और ये वाला आर भी कॉमन जाएगा, ये 2 पर उठ जाएगा तो ट्वाइस क्यू हो गया तुम्हारे पास, और शायद मैंने 1/4πε0 आर ये पूरा कॉमन ले ही लिया है तो प्लस क्यू। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये तुम्हारा एक एक्सप्रेशन है ये वाला। आई होप तुम समझ चुके हो। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अंदर मतलब इनसाइड द स्फेरिकल शेल बताया, अब तुम आई होप की समझ चुके हो क्या कॉन्सेप्ट था। मतलब मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस आर है, सरफेस में जितना पोटेंशियल होगा अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर जीरो है। वही कॉन्सेप्ट है कंडक्टर पे भी लगा सकता था, सॉलिड स्फीयर वाला। अगर पॉइंट यहाँ पे हो, अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस भी a, तो तब ये जो सिस्टम है वो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल इस सिस्टम के लिए, अगर यहाँ पे चार्ज q है तो क्या होगा 1/4πε0। तब ये वाला जो चीज है वो पॉइंट चार्ज के हिसाब से काम करता है, और ये यहां से हम डिस्टेंस देखते हैं तो 1/4πε0 क्यू बाई जो डिस्टेंस है a। ठीक है, ये क्या था, मान लो ये शेल था, कंडक्टिंग शेल, और पॉइंट कहां था, पॉइंट बाहर था। तो पॉइंट बाहर होने से क्या होता है, पॉइंट बाहर होने से ये शेल जो है पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, हम डिस्टेंस यहां से यहां तक लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो? अब तुम कहोगे सर डिस्टेंस यहां से क्यों यहां तक ले रहे हो, डिस्टेंस यहां से क्यों यहां तक नहीं लिया आपने। मे बी यू मे बी थिंकिंग लाइक दैट। बात यह है कि जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ का जो पोटेंशियल जब देखते हैं ना सरफेस में, तब वैल्यू कितना आता है, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर आता है ना, समझ रहे हो ना। इसका मतलब हम उल्टा सोच सकते हैं, ये वाला जो चार्ज है जो क्यू है ये यहाँ पे था, ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यही तो होगा, है ना। इसलिए हम चार्ज तो यहीं पे है बट कंसीडर यहां से करते हैं। क्लियर है, आई होप तुम समझ चुके हो। तो देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करता हूं। तो शेल के इनसाइड वाला पॉइंट में जो भी पोटेंशियल होगा वो उसका सरफेस वाला का आंसर होगा। अगर शेल से बाहर पॉइंट आ गया तो हम ओरिजिन से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो मतलब पकड़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। ठीक है, तो इस हिसाब से मान लो मेरे पास एक ऐसा एक शेल है जिसका रेडियस a है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो इसके ऊपर और एक कोसेंट्रिक शेल है जिसका रेडियस b है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक है, और भी एक शेल और एक शेल है, ये रेडियस c है। ठीक है, समझ चुके तुम, c इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a है, और इसका भी प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल शेल B। ठीक है, तो इस शेल का जो है ये वाला B रेडियस वाला, इसका तुम्हें बताना है कि इसका पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, वैसे तो हमें पोटेंशियल ऐसे पता है v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई कितना है r। अगर कोई भी चार्ज q है उससे प्लस q चार्ज है, पॉइंट r डिस्टेंस पे है तो। ठीक है, तो अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम किया था उसी को याद करो, क्या कॉन्सेप्ट सीखा था थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम किया था मैंने, क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि मेरे पास अगर शेल है और उसके अंदर पॉइंट उसके अंदर है, तो मैं उस जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा, जो शेल के सरफेस में जो भी वैल्यू होता होगा वही उसका अंदर वाला पॉइंट का वैल्यू होगा। अगर पॉइंट बाहर चला गया तो सेंटर से लेके वो बाहर वाला पॉइंट जितना डिस्टेंस में है वो उसका पोटेंशियल होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि इसका पोटेंशियल कितना है। ये जो सिस्टम है, अब तो ये एक सिस्टम हो गया, तीन अलग अलग मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है। मतलब यहाँ पे अगर मैं QA का बात करूं, QA सिग्मा इंटू 4πa² होगा, है ना। सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा A
इक्वल टू, सॉरी सिग्मा नहीं, क्यू ए। क्यू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल के लिए तो मुझे क्यू बाई आर चाहिए ना। आर के लिए मैंने बता दिया क्या कॉन्सेप्ट होगा, अब क्यू के लिए बता रहा हूं। क्यू क्या होगा, पहले वाले का प्लस सिग्मा है ना, पहले वाले का प्लस सिग्मा, सेकंड वाले का माइनस सिग्मा, थर्ड वाले का प्लस सिग्मा। तो सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, क्यू भी वो तुम समझ चुके हो क्या होगा, माइनस साइन होगा यहाँ पे, 4 पाई बी स्क्वायर, और क्यू सी सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये फिगर मुझे चाहिए एक्चुअली, तो इसको मैं रफ करके छोटा करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस फिगर को मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये तुम्हारे पास ए रेडियस वाला हुआ जो प्लस सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तुम्हारे पास बी रेडियस वाला हुआ जो कि माइनस सिग्मा है, और यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया सी रेडियस वाला जिसका प्लस सिग्मा, यहाँ पे लिखता हूँ सी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे जो सेकंड वाला शेल है उसका पोटेंशियल कितना है। अब देखो पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि सराउंडिंग में कितना चार्जेस है, कितने की वजह से। जैसे कि मैंने अभी जो प्रॉब्लम करवाया, अभी वाला प्रॉब्लम इसीलिए करवाया ताकि इसको कर सकूं। जैसे कि यहाँ पे चार्ज था क्यू, फिर मैंने कहा यहाँ पे चार्ज था सेंटर पे कैपिटल क्यू, ये वाला रेडियस आर था, मैंने कहा यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लिया r/2 है ना, और मैंने कहा इस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमने पहले क्या देखा, देखा कि इस पॉइंट में जो कंट्रीब्यूशन आएगा पोटेंशियल का, वो तो जितना भी चार्जेस होगा सराउंडिंग्स में उसके वजह से आएगा। तो कितना चार्जेस थे, ये था और ये था, है ना। तो सिमिलरली इस शेल में जो आएगा पोटेंशियल, अगर मेरे पास सिर्फ ये वाला शेल ही था, सिर्फ बी रेडियस वाला शेल था, तो पोटेंशियल कितना होता। वैसे तो मैं टोटल पोटेंशियल लिखूंगा, बट मैं कंट्रीब्यूशन एक एक करके बता रहा हूं। अगर सिर्फ बी का होता था क्या क्या होता, इस शेल का कितना होगा, मान लो कोई शेल नहीं, सिर्फ यही है, एक शेल ऐसा है, बी रेडियस का है और माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो क्या लिखते तुम लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू मतलब ये लिखूंगा मैं। ठीक है, तो माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी, ये डिस्टेंस है ना। इसका सरफेस में कितना पोटेंशियल है, जितना भी होगा उतना अंदर भी होगा, वो तो हमें पता है, बट सरफेस में ये तो है रेडियस। ठीक है, क्लियर है। मैं टोटल लिख रहा हूं, तो सिर्फ बी के लिए तो नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब 3 अलग अलग चार्जेस है ए बी सी, तुमने इसके लिए तो लिख लिया। अब इसके लिए है ना, मतलब ये छोटा वाला शेल के लिए, इस छोटे वाले शेल के लिए यहाँ पे, अब तुम्हारे पास एक सिचुएशन ऐसा है, प्लस ये बी वाला क्या कंट्रीब्यूशन मेरा हो गया, फिर ए वाला का कंट्रीब्यूशन करूंगा, फिर सी का कंट्रीब्यूशन करूंगा। ठीक है, अब ए वाले को देखो, ये रेडियस ए है, ये प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसके लिए जो तुम्हारे पास, तुमने कहा कि शेल बी जो है उसके लिए पोटेंशियल कितना है, इसके रेस्पेक्ट में शेल बी कहाँ है, मतलब शेल बी के लिए जो पॉइंट तुम कंसीडर करने वाले हो, क्या ये अंदर है या बाहर है, तो बाहर है, क्योंकि शेल बी तो यहाँ पे है, क्योंकि बी मैंने कहा था सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, वैसे डायग्राम से पता चल रहा है। तो बाहर के लिए हम पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ओरिजिन से डायरेक्ट ये डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो इस चार्ज के लिए, तो इस चार्ज मतलब सिग्मा के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मतलब इसके लिए बी पॉइंट पे ये वाला चार्ज, मतलब क्यू ए के लिए, इसके लिए क्यू बी तो लिख लिया, ये है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या होगा, क्या डिस्टेंस ए लिखूंगा, नहीं, ये तो वो वाला केस हुआ ना। ये कौन सी वाला केस हुआ, ये तुम्हारे पास शेल है, अब शेल से पॉइंट बाहर है, क्योंकि मुझे इसका पोटेंशियल निकालना इन प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, तो क्या होगा बी। क्लियर, आई होप तुम समझ चुके हो। अब देखो, अब मैं किसका कंट्रीब्यूशन दूंगा, सी का। देखो ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, ये तुम लिख पाओगे, और कैसे लिखना है अगर वो तुम्हें पता है तब करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज तुम गलती कर दोगे। प्लस सी के लिए ये ए का लिख लिया, बी का पहले लिख लिया, सी का लिखना है। सी का समझो, तो रफ कर देता हूं, ये नहीं चाहिए। सी का सिचुएशन क्या है, सी का ऐसा है, देखो तुम्हारे पास ये बी वाला है रेडियस, ठीक है, ये बी वाला है, इसका पोटेंशियल निकालना, इस शेल का पोटेंशियल निकालना है, किसके लिए, इसके लिए, तो इसके लिए निकालना, मतलब प्लस सिग्मा चार्ज के लिए पॉइंट का है, तो पॉइंट इसके अंदर है। इस शेल के लिए पोटेंशियल कहां निकालना है, तो तुम कहोगे
पोटेंशियल तो वैसे क्वेश्चन में पूछा इस शेल का निकालना है, तो इस चार्ज के लिए जो पॉइंट है अब वो कहाँ है? ये तो एक शेल है जिसका रेडियस c है, ये एक शेल हो गया जिसका रेडियस c है, इसका कोरोस्पोंडिंग, इस चार्ज का कोरोस्पोंडिंग किसी एक पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, जो कि ऑब्वियसली ये शेल है, इस शेल का पोटेंशियल निकालना है। तो ये कहाँ है, अंदर है या बाहर है? ये तो अंदर है। तो अगर अंदर होगा तो पोटेंशियल क्या होता है, इस सरफेस में जितना भी पोटेंशियल होगा वो अंदर में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो वही पोटेंशियल होगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC। तो क्या हुआ, सिग्मा प्लस है ये सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बाई ये वाला डिस्टेंस होगा, समझ रहे हो ना, बाई C। क्लियर? देखो ये वाला प्रॉब्लम तुम ठीक तरीके से समझ पाओ इसीलिए मैंने वो वाला प्रॉब्लम फिर से कह रहा हूँ, वो वाला प्रॉब्लम करवाया कि ये यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, ये R/2 डिस्टेंस है, ये R है। और उससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि अंदर है, सिर्फ एक शेल समझो ना, इसको एक शेल समझो, इसको एक शेल समझो, बस एक ही है शेल। इसके लिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट था, है ना, तुम्हें तो इसके लिए निकालना था, तो कितना होगा, वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो 4 बाई सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर, है ना। QC को मैंने कन्वर्ट कर दिया R, डिस्टेंस कितना होगा C, सरफेस पे जितना होगा कोई सा भी पॉइंट लो वही होगा, कोई सा भी पॉइंट मतलब कहाँ पे निकालना है, वैसे मुझे B के लिए निकालना था, शेल B के लिए निकालना था। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि तुम्हारे पास 3 शेल है, कोसेंट्रिक शेल है जिसका अलग अलग रेडियस है और सरफेस चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंगली तुम्हें दे दिया प्लस माइनस और प्लस करके, है ना। और तुम्हें पूछ रहा है कि इस सिस्टम के लिए इस शेल का पोटेंशियल क्या है, तो इस शेल का जो भी पोटेंशियल होगा, इस शेल का जो भी पोटेंशियल होगा वो हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि इस शेल के लिए कौन कौन सा चार्जेस है। अगर सिर्फ ये वाला चार्जेस होता, सिर्फ ये वाला चार्ज होता, माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाला जो चार्ज होगा QB ये होता तो ये आंसर होता, बट ये नहीं है, ये भी है प्लस सिग्मा, इसके ऊपर एक पॉइंट है, अंदर भी एक पॉइंट है ना। तो हमने ये वाला चार्ज के लिए इस शेल के कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर ये वाला जो चार्ज होगा QC इसके लिए इस शेल में कितना कंट्रीब्यूशन आया, सारा ऐड कर दिया, अब ये आंसर होगा। ठीक है, तो चलो देखो 4 पाई तो कट रहा है, 4 पाई कट रहा है, 4 पाई कट जाएगा, तो तुम्हारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ 4 पाई कट गया, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तुम्हारे पास, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तुमने कॉमन ले लिया, ये B यहाँ पे भी B है, ठीक है, तो B, अच्छा यहाँ पे तो B है नहीं, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन अगर तुम कॉमन लेते हो तो प्लस टर्म पहले लिखते हैं, A स्क्वायर बाई B माइनस B स्क्वायर बाई B स्क्वायर बाई B, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन यहाँ से भी कॉमन लिया तो C स्क्वायर बाई C करोगे तो एक C रहेगा। अब तुम कहोगे इसको भी तो काट सकते हो बट कैल्शियम जाएगा ना, इसलिए नहीं काटा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया तुम्हारे पास B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगर तुम, मैं बार बार कह देता हूँ, ये वाला टर्म अगर तुम लिख नहीं पाए या फिर इसका व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस ये तुम समझ नहीं पाए तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा तुमसे। ठीक है, एकदम सिंपल सा, मैंने स्टार्टिंग ही इस प्रॉब्लम का ऐसे किया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी एक शेल हो, इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, अगर रेडियस a होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो Q टोटल चार्ज है तो Q बाई R, R मतलब a, ठीक है ना। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया तो कितना होगा पोटेंशियल, वही होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल 0 होता है। ठीक है, चलो इसको आई होप तुम समझ चुके हो, बहुत बार एक्सप्लेन किया, आगे बात करते हैं। चलो एक सिंपल सा प्रॉब्लम में बताता हूं, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिस्टेंस समझ रहे हो ना, डिस्टेंस के साथ R से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कोई सा भी पॉइंट, मतलब R जो है वो ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस R है, तो ओरिजिन में मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस R तुमने लिया, ठीक है, R से वेरी कर रहा है, तो ओरिजिन में अगर पोटेंशियल 0 है, ओरिजिन में पोटेंशियल 0 है, तो अगर E R के रेस्पेक्ट से वेरी कर रहा है तो V जो है वो R के रेस्पेक्ट से कैसे वेरी करेगा।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड जा रहा है और ये पोजीशन जो है आर इसके रेस्पेक्ट में वेरी ऐसे कर रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो तुम्हें कह रहा है वी आर जो है वो कैसे होगा, मतलब वी जो है इस आर के साथ कैसे वेरी करेगा। अगर ओरिजिन में ये आर डिस्टेंस कहीं से भी लोगे, तुम अगर ऐसे आर लोगे ना तो कहीं से भी लोगे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस अगर तुम आर लेते हो तो ये तुमने ओरिजिन ही तो पकड़ा ना। अगर तुम कहते हो कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो मतलब तुमने कहा कि यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे होता है ना। तो मतलब यहाँ पे जीरो तुमने कंसिडर किया ना, तो वही कह रहा हूँ कि ओरिजिन में जो है पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा आर के साथ, तो ऐसे प्रॉब्लम है तो तुम कैसे करोगे। ई जो होता है, ई होता है डीवी बाई डी आर, है ना। और तुम्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, तुम लिख सकते हो ई इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या है, के इंटू आर, और ये डीवी बाई डी आर, है ना। तो यहां से डीवी कितना हो जाएगा, के आर डी आर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लो डीवी, तो 0 टू वी, इसीलिए मैंने कहा था कि ओरिजिन में जीरो है ताकि मैं लिमिट बैठा सकूं, ठीक है। और ये के आर डी आर कितना, आर डिस्टेंस में कितना वेरी करेगा, जीरो से लेके आर डिस्टेंस तक। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है ये, तो 2 लाइन में हो ही जाएगा, तुम समझ चुके हो कैसे करना है। तो यहाँ पे v कितना होगा, ये एक साथ कर लो, k कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, r डी आर मतलब r स्क्वायर बाई 2, और लिमिट भी वही है, इतना मैथमेटिक्स तुम्हें आता है। तो k r स्क्वायर बाई 2 होगा, सो v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत ही छोटा और इजी वाला प्रॉब्लम था। क्वेश्चन को समझो क्या बताया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, और वो पोजीशन जो है, पॉइंट जो है, जो डिस्टेंस होगा r होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस केस में अगर जहां से तुम पॉइंट ले रहे हो वो ओरिजिन है तुम्हारा, उस ओरिजिन में पोटेंशियल जीरो है, तो जो डिस्टेंस है r उसके साथ पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, तो पोटेंशियल r स्क्वायर से वेरी करेगा। तो ये वाला प्रॉब्लम हमने रिलेशन बिटवीन उसी से किया, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक प्रॉब्लम कर लेता हूं, चलो। अच्छा, हाँ, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने ऐसे नहीं ऐसे अप्लाई किया, इन टर्म्स ऑफ एक्सिस बात करते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट आई कैप विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने उल्टा अप्लाई किया, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल तुम्हारा ऐसे अंदर घुस रहा है, वी नॉट आई कैप, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका मास m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे पता है तुम्हें। तो तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं एक्सिस बात करूं, और तुमने एक इनिशियल वेलोसिटी उसको दे दिया v नॉट से, वो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो एसोसिएट विद एवरी पार्टिकल देयर इज अ वेव। ये नीट का क्वेश्चन है वैसे, 2018 या 19 ऐसा कुछ होगा, 18 होगा शायद। तो एसोसिएट विद एवरी पार्टिकल देयर इज अ वेव, तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन इनिशियली तुमने स्पीड दे दिया ना, तो इसका इनिशियल जो डी ब्रोगलीस वेवलेंथ है वो है लैम्डा नॉट। वैसे डी ब्रोगलीस वेवलेंथ क्या होता है, h बाई एम भी होता है। तो तुम्हें कहा कि लैम्डा नॉट है तो h बाई तुम एम भी नॉट लिखो, है ना, क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, अगर तुमने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा, अगर तुमने मेरे पिछले वीडियो, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, वो वीडियो अगर देखे हो तो वहां पे मैंने एक ऐसे बात किया था कि अगर तुम्हारे पास ऐसे पैरेलल प्लेट है और यहाँ से इनिशियली तुम एक स्पीड दे देते हो, तो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सलरेट कर देता है ना, वो एक फोर्स वो एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पे भी अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने ऐसे अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया ना, और इलेक्ट्रॉन को पहले तुमने वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया, ये तो प्रॉब्लम तो फ्यूज किया इन्होंने ड्यूअल नेचर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक को, ड्यूअल नेचर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्यूज कर दिया, वो अलग बात है।
बट मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझो। पहले तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, इनिशियल तुमने वेलोसिटी दे दिया, तो डी ब्रोगली कहता है कि एसोसिएटेड विद एवरी पार्टिकल देयर इज ए वेव, तो वेव तो रहेगा, उसका वेवलेंथ इतना होगा इनिशियल वाला। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहा है कि तुमने अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी है। और वैसे ही मैंने दिखाया भी पिछले वीडियोस में, मैंने कुछ प्रॉब्लम किया भी है इसके ऊपर, ये वाला प्रॉब्लम। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड इसको वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, इसलिए एक्सेलरेट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। वैसे वो अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसको गोल घुमा देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक्सेलरेट नहीं करता, वेलोसिटी चेंज नहीं करता, वो पाथ को मतलब कर्व कर देगा अगर परपेंडिकुलर घुसेगा तो, या फिर हेलिकल पाथ होगा एंगल लेके घुसेगा तो। छोड़ो मैग्नेटिक फील्ड की बात है। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेट करेगा, समझ रहे हो ना, जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो और एक्सेलरेट किया। पहले जब इसने एक्सेलरेट नहीं किया तब भी ये मोशन में था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तुमने दे दिया। ये इनिशियल वेलोसिटी था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये तो ऐसे इसको अट्रैक्ट करेगा ही, क्लियर है। तो एक्सेलरेट करने के बाद जो इसका कुछ टाइम बाद जो इसका वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, ये पूछा क्वेश्चन। पहले जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, जब तुमने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दिया, तो इसका वेवलेंथ ये था, ठीक है। अब जब तुमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका तब कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, व्हाट विल बी द de Broglie's वेवलेंथ, ठीक है। तो इनिशियल वेवलेंथ तुम्हें लैम्डा नॉट बता दिया, तो इस हिसाब से मैंने इनिशियल वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है de Broglie से जो पता है हमें, वो लिख दिया मैंने। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जो है तुम्हें तो क्वेश्चन में मिल जाएगा, मैंने कहा भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुस गया, यहाँ पे मैं वेक्टर दूंगा, तो ये तो एक एक्सेलरेट करेगा, तो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ma होगा, समझ रहे हो ना। वैसे पता चल रहा है ये ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम ऐसे रख भी देते तब भी ये एक्सेलरेट करता, क्यों? ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से आ रहा है, तो ये तो अट्रैक्ट होगा ही, ठीक है। और अट्रैक्ट होकर कहाँ पे मूव करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही तो मूव करेगा, है ना। वैसे वो लोग कह रहे हैं कि तुमने भी इसको इनिशियली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव करवाया, और फाइनली भी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा, बट वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, मतलब इनिशियल तुमने जो v नॉट दिया वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम फोर्स क्या होता है वो मैंने बहुत बार बताया कि क्यू ई होता है, ठीक है। तो क्यू वेक्टर दो, ये एम ए वेक्टर, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू एन होगा, है ना, क्यू इक्वल टू एन होगा। तो वेक्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, बार बार कह रहा हूँ। तो एन तो एक है इलेक्ट्रॉन, ई होगा तो माइनस साइन होगा, वेक्टर यूज किया इसलिए माइनस ई लिखा यहाँ पे। और ई वेक्टर जो है इसका वैल्यू क्या कहा मैंने, ई नॉट आई कैप विद ए नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इक्वल टू एम ए वेक्टर, तो एम ए वेक्टर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया ई नॉट आई कैप। वैसे भी हमें पता चल रहा था डायग्राम से ये एक्स एक्सिस में ही एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन का वेक्टर तुम्हें ये दे रहा है आई कैप, क्लियर है। तो ए वेक्टर इक्वल टू ई नॉट बाई एम, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने वेक्टर उठा दिया, वेक्टर यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि आगे आप मुझे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बस यहाँ तक हमें ये पता चला कि एक्सेलरेट कहाँ पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है, बाकी हमें तो लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वेक्टर नहीं चाहिए, बस यहाँ से पता चल गया कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट हो रहा है। अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू एच बाई एम वी नॉट, ये मैं कहीं पे लिख कर रखता हूँ, मुझे चाहिए। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू एच बाई एम वी नॉट, इन्होंने कह दिया क्वेश्चन पे कि लैम्डा नॉट जो है इनिशियल वेवलेंथ है, फाइनल वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी क्या है वो निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करो, ए मतलब तुम्हारे पास है डी वी बाई डी टी, क्लियर है, इक्वल टू ई नॉट बाई एम, ठीक है। तो डी वी इक्वल टू ई नॉट बाई एम डी टी। तो डी वी तुम इंटीग्रेट करोगे कहां से, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी था, और कोई भी एक टाइम पे मान लो मैंने v इसका वेलोसिटी मान दिया, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल 0 से लेके किसी भी एक टाइम t के
लेमडा मुझे कहा कि लेमडा एट टाइम टी कितना है, तो कोई सा भी एक टाइम टी ले रहा हूं मैं, और ये ई नॉट एम डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, v माइनस डी टी मतलब v होगा, तो v माइनस वी नॉट होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट तुम पुट करोगे तो, है ना। और यहाँ पे ई नॉट एम इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा, 0 टू t है, तो ई नॉट बाई एम तो निकल जाएगा, वो सब सारे कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब t होगा, और तुम्हारा t डायरेक्ट लिमिट बैठ जाएगा। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, अगर ये तुम कर लोगे तो इसका आंसर तुम्हें कितना मिलेगा यहाँ पे, v माइनस वी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एम तो निकल गया है ना, और ये dt होगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dt, और 0 टू t है, तो तुम समझ रहे हो कि ये t होगा। क्लियर, इस m को मुझे चाहिए, तो इस m को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो m भी, ठीक है, माइनस एम भी नॉट इक्वल टू ई नॉट टी, तो m भी इक्वल टू एम भी नॉट प्लस ये वहां पे ले गया ई नॉट टी। क्लियर है, तो देखो ये मैंने रब कर दिया, हाँ तुम लिख लेना, शायद तुम लिख चुके हो। तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला किसी भी एक टाइम पे जो इसका मोमेंटम है ना, एम भी है, तो फिर इस हिसाब से हमें क्या चाहिए था, किसी भी एक टाइम पे de Broglie वेवलेंथ कितना होगा ये h बाई एम बी, ठीक है, h बाई एम बी, तो h तो है, एम बी कितना है, एम बी नॉट प्लस ई नॉट टी। क्लियर, समझ चुके हो। यहां इतना सब करने के बाद मैंने क्या निकाला है, क्योंकि मुझे इनिशियल पता था h बाई एम बी नॉट होगा, फाइनल भी h बाई एम भी होगा, वो वाला भी जो बाद में एक्सेलरेट होके उसने गेन किया, तो वो निकाला मैंने, यहाँ पे निकाल के यहाँ पे अब पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एम बी नॉट हो गया, समझ चुके हो, तब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा मेरा। तो देखो यहाँ पे h, यहाँ पे अगर तुमने एम वी नॉट कॉमन ले लिया, तो एम वी नॉट तुमने अगर कॉमन ले लिया ना, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये कॉमन चला गया, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस ई नॉट टी बाई एम वी नॉट, ठीक है। इसको कॉमन क्यों लिया, तुम सोचोगे सर ने कॉमन क्यों लिया, पहली बात तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन मेरे पास है, मुझे पता चल रहा है ना कैसे करना है। तो देखो एम वी नॉट अगर कॉमन लिया भी है, और ये और रीजन है कि एच बाई एम वी नॉट, अगर ऑप्शन से तुम नहीं देख रहे हो, फिर यहाँ से देखो कि एच बाई एम वी नॉट मतलब इन टर्म्स ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दिया हुआ है ना, उसी के टर्म में आंसर आना चाहिए, वैसे इसका ऑप्शन तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो ये एच बाई, समझ चुके हो कि एच बाई एम वी नॉट क्या लिखना है मुझे, इनिशियल वेवलेंथ, तो 1 प्लस ई नॉट टी बाई एम वी नॉट, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूजन हो गया, प्रॉब्लम का करना भी पड़ेगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन आता है, और चैप्टर तुम्हारे पास 30 है, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन वो रिपीट नहीं कर सकते, अगर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन करेगा तो 30 इंटू 2 60 क्वेश्चन वो लोग पूछते ही नहीं है ना। तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेके टोटल 30 चैप्टर्स है, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो फ्यूजन वो करेंगे वैसे भी, ठीक है। तो आई होप कि तुम समझ रहे हो क्या है इस क्वेश्चन में, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि एसोसिएटेड विद एवरी पार्टिकल देयर इज अ वेव, एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका वो वेवलेंथ जनरेट करेगा ही करेगा, है ना, और उसका वेवलेंथ होगा h बाई एम, वही फॉर्मूला डी ब्रोगली ने दिया हुआ है। तो चलो आगे बात करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूँ, मान लो तुम्हारे पास एक सिचुएशन ऐसा है कि तुम्हारे पास यहाँ पे इस जगह पे ये एक एक्सिस बना दिया मैंने, वाई एक्सिस, और ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट एक है, और इसमें पॉइंट क्यू लिखता हूं मैं, क्यू चार्ज हो जाएगा, फिर पॉइंट P में नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ पे मैं एक डायपोल रखा मैंने, इसलिए P नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायपोल रखा, ओरिजिन पे ही एक डायपोल रख दिया, ठीक है, और इसका L डिस्टेंस पे यहाँ पे इससे लेके यहाँ तक B डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज, अब प्लस क्यू चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ तक इतना क्या है L, और ये डिस्टेंस है B, समझ गए हो, और यहाँ पे भी एक
चार्ज रखा मैंने माइनस क्यू, ये एल और ये माइनस बी, ठीक है। तो एक सिस्टम मैंने बनाया ऐसे कि तुम्हारे पास एक पॉइंट यहाँ पे ए रखता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट ए है। तो देखो ये मैंने पहले एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, क्लियर है। और ओरिजिन पे मैंने एक डायपोल रख दिया। अब तुम कहोगे सर ओरिजिन पे आपने डायपोल रख दिया, डायपोल तो होता है मतलब मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है ना। तो देखो डायपोल मतलब ये होता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो होता है उसमें इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, जो भी डिस्टेंस होगा वो नैनोमीटर में ही होगा। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, क्लियर है। और पिछले वीडियो में भी मैंने एक डायपोल के बारे में बात किया था कि यहाँ पे माइनस टू क्यू चार्ज है, यहाँ पे ए डिस्टेंस पे प्लस क्यू, यहाँ पे ए डिस्टेंस पे प्लस क्यू, ऐसे प्रॉब्लम करवाया था लास्ट वीडियो में, तुम देख लेना। तो यहाँ पे डायपोल में रख सकता हूँ, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो डायपोल है इसका वैल्यू ये है क्यू बी आई कैप, ठीक है। मतलब डायपोल जो यहाँ का डायपोल है ना वो भी प्लस क्यू और माइनस क्यू ही है ना। यहाँ पे देखो, अब तुम कहोगे सर यहाँ पे क्या एक डायपोल है, हाँ ये भी एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है। तो प्रॉब्लम को फिर से पूरा डिटेल से समझते हैं। मैंने कहा कि एक्सिस बनाया मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो एक्स वाई एक्सिस में कुछ चार्जेस मुझे रखना था, तो दो चार्जेस ऐसे रखे मैंने, एल लेंथ पे एक्स कोऑर्डिनेट एल लेंथ और वाई डिस्टेंस बी लेके मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया ताकि तुम्हें इजी हो समझने में। फिर यहाँ पे भी एक चार्ज रखा जो कि माइनस क्यू है। ये दोनों मिलकर डायपोल ऑब्वियसली बना रहा है, ठीक है। ये एल है और ये माइनस बी है, ठीक है। ये डिस्टेंस बी बी ट्वाइस बी हो गया है ना। मैंने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं ए और यहाँ पे एक डायपोल मैंने रख दिया पी, और पी का वैल्यू इतना है। और मैं कह रहा हूं कि अब इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा इस सिस्टम के लिए। आई होप कि अब सिचुएशन तुम्हें क्लियर हो गया। इस सिचुएशन में पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है मुझे। कैसे निकालें पोटेंशियल कितना होगा, वो निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कितना चार्जेस है। सारे चार्जेस को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके ऐड कर लेंगे, है ना। मैंने पहले ही पोटेंशियल से ही शुरू किया था, वहां पे भी मैंने एक बहुत सारे चार्जेस रखा था एक्स एक्सिस में, पता है ना। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था एक्चुअली। अगर तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता है, ठीक है, तो तुम समझ चुके होगे कि क्या प्रॉब्लम होगा। देखो ये वाला कॉमन साइड है, ये वाला डिस्टेंस जितना है ये वाला डिस्टेंस भी इतना है। मान लो इस चार्ज के लिए ये वाला पॉइंट जो भी डिस्टेंस होगा निकालने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे सर ये वाला तो L/2 होगा, ये B होगा, मैं निकाल सकता हूँ इसको, नो नीड। ये वाला जो भी डिस्टेंस होगा, लेट अस कंसीडर कि ये वाला डिस्टेंस x हो रहा है, वो वाला डिस्टेंस भी तो हाँ x ही होगा, है ना। तो पोटेंशियल जो है इस चार्ज के लिए इस पॉइंट में, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट में जो भी वैल्यू तुम लिखोगे 1/4πε0 q बाई ये वाला डिस्टेंस लिखोगे। फिर इस चार्ज के लिए क्या लिखोगे 1/4πε0 माइनस लिखना पड़ेगा माइनस क्यू बाई वही डिस्टेंस। मतलब इन दोनों चार्जेस के लिए यहाँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ना। ये वाला प्रॉब्लम वही वाला प्रॉब्लम है ना। एक डायपोल के लिए प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे पॉइंट होगा तो कितना होता है पोटेंशियल, जीरो होता है कहीं पे भी। इस लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, सारा डिस्टेंस इक्वेटोरियल सरफेस में सेम होता है और पोटेंशियल जीरो होता है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट में डायपोल के लिए पोटेंशियल जीरो होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, है ना। ये क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम है, ये वाला कॉमन साइड है, तो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। मतलब फालतू में मुझे इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल है, ऐड करने के बाद फिर इसके लिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो करना नहीं है ना। हमें पता चल गया कि पूछा तो हमें कि ये वाला डायपोल, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये तीनों मिला के इस पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, बट हमें पहले ही पता चल गया कि इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। कंट्रीब्यूशन जो भी आएगा इस डायपोल के लिए आएगा। अब प्रॉब्लम करते हैं, अगर ये डायपोल है इसका वैल्यू मुझे दे दिया इसने, ये अगर डायपोल है तो पॉइंट कहां पे, तो पॉइंट तो अलोंग द एक्सिस है। मतलब एक्सियल पॉइंट में डायपोल का जो एक्सप्रेशन होता है ना, डायपोल के लिए इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे क्या होगा वैल्यू 1/4πε0। क्यों नहीं होता वहां पे हम p लिखते हैं, है ना। याद है ना डायपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो 1/r से वेरी नहीं करता, 1/r² होता है। सॉरी स्क्वायर नहीं, 1/r होता है, स्क्वायर तो
स्क्वायर के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के लिए 1/r³ होगा, वैसे पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² होगा। डायपोल अगर है, एक्सियल पॉइंट है, तो क्या होता है P/1/4πε0, यहाँ पे डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए होता है तो इतना होता है पॉइंट चार्ज के लिए, अगर डायपोल होता है तो हमने देखा ना एक्सप्रेशन किया हुआ है, क्यों होता है। सिमिलरली डायपोल के लिए पोटेंशियल क्या होता है, 1/r² होता है, ये तुम जानते हो, आई होप कि तुम जानते हो। तो 1/r², डिस्टेंस कितना है इस डायपोल से इसका, l/2, तो l/2 होल स्क्वायर होगा। P हमें दे दिया, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हें याद होना चाहिए। वैसे एक्सियल पॉइंट में डायपोल का एक्सियल पॉइंट अगर तुम्हारे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल है, इक्वेटोरियल होता है तो जीरो होगा, हमें पता है। मतलब ये पहला प्रॉब्लम क्या किया इन्होंने, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट मिला के एक सिस्टम बना के दे दिया प्रॉब्लम को, है ना, सॉल्व करना है। अगर तुमने ये लिख लिया तो प्रॉब्लम तो हो ही गया, कुछ करना है नहीं। पी का वैल्यू लिखो, क्या है QB, और ये 4πε0, ये हो गया तुम्हारे पास l², 2² मतलब 4 यहाँ पे जाएगा, तो 4 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आंसर है QB/πε0 l²। बस ये वाला तुम्हारा आंसर है, VA। खत्म, क्लियर। तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि तुम समझ चुके हो। तो और भी प्रॉब्लम करवाना चाहता था बट टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेंदी हो जाएगा। आई होप तुम समझ चुके हो ये वाला प्रॉब्लम का थीम क्या था। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट मिला के एक तुम्हें सिस्टम बना के दिया तुम्हें पजल करने के लिए, और इस पॉइंट में पूछा कि पोटेंशियल कितना है। तो इतना ही रहने देता हूँ, और भी न्यूमेरिकल करेंगे हम पोटेंशियल के ऊपर। उसके बाद कैपेसिटर भी है, उसका भी करना है मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो में और बात करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि तुम्हें सारा प्रॉब्लम जितना भी करवाया मैंने वो समझ में आया। और मैंने कुछ ही प्रॉब्लम करवाया, मान लो 4-5 प्रॉब्लम करवाया, शायद 5-6 ऐसा कुछ होगा। तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, नीट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो बहुत पहले से ही प्रिपरेशन ले रहे हो शायद, तो आई होप कि तुम्हारा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।